मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। चिराग पासवान इंडिया न्यूज के कार्यक्रम मंच में पहुंच चुके हैं। सीधा पटना का रुख कर लेते हैं। चिराग जी, चुनाव के बीच में आप आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपका इलेक्शन भी हो रहा है। थोड़ी सी अभी पहले हम बिहार की बात करते हैं, फिर नेशनल इश्यूज। बिहार में चुनाव जो है लड़ रहे हैं, तो मुद्दे आप क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार, व्हाट इज द बिग इश्यूज दैट यू आर फाइटिंग ऑन, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट? योर अलायंस। और आप अपने जब जाते हैं तो आप ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करते हैं या अपने मुख्यमंत्री का करते हैं? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही ऐसे बड़े नाम हैं और ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पर जनता आज की तारीख में, ये मुझे सुनने को मिल रहा था कुछ समय पहले तक कि 2014 जैसी मोदी लहर नहीं है। पर मैं ईमानदारी से बोलूंगा, आज जब हम लोग गांव में जाते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम लोग जाते हैं चुनाव प्रचार को लेकर, और इसलिए मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकता हूं क्योंकि मेरा चुनाव पहले फेज में ही हो गया था और उसके बाद मैं फ्री था और मैं बाकी सारे फेजेस में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं खुद गया हूं प्रचार करने, और वहां पर जो क्रेज अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर है। और इस बार हम लोग की गठबंधन की ताकत और बढ़ी क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री जी का भी नाम हम लोग के साथ है, जो कि 2014 में नहीं था। तो मुझे लगता है इन दोनों का नाम और साथ में मेरे पिताजी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम, और पिछले 5 साल में हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्य, नाम और काम दोनों बहुत स्ट्रांग रीजन है, जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 2014 से बेहतर परिणाम 2019 में आएंगे। 2014 में नीतीश जी का नाम नहीं था क्योंकि उस समय वो आपके साथ भी नहीं थे, तो अब आपके साथ आ गए हैं। तो आप, ठीक है, राजनीतिक अपॉर्चुनिटीज होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही फॉस्ट इशू हो रहा है कि नीतीश जी अपना अपॉर्चुनिटी देख के फिर आ गए, जब अपॉर्चुनिटी देखते हैं लालू के पास चले जाते हैं? आपकी तरह तो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। देखिए, खैर मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जब भी आप किसी के साथ अलायंस करते हैं, और हमारी पार्टी भी, लोक जनशक्ति पार्टी भी विभिन्न अलायंसेज में रही है, हम लोग यूपीए का भी हिस्सा रहे हैं, हम लोग एनडीए का भी हम लोग हिस्सा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आप अलायंस करते हैं, आपका राजनीतिक दल जब अलायंस करता है तो मुद्दों के आधार पर होता है। आप अपनी पार्टी मर्ज नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले की विचारधारा के साथ आप पूरी तरीके से आप मर्ज हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके अपने इश्यूज होते हैं, आपकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, आपकी अपनी नीतियां होती हैं। मुझे लगता है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी लालू जी के भी साथ थे, तब भी उन्होंने अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसीज को इंटैक्ट रखा, उसी के आधार पर उन्होंने अपना शासन चलाया। जब उनको लगा कि नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं से कार्यशैली में वो सहजता अगर नहीं बन पा रही है, तो उन्होंने अपने आप को उससे विड्रॉ भी किया। तो मुझे ये लगता है कि मैं नहीं मानूंगा कि वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। मैं इस बात को मानूंगा कि जो देश हित, और खासतौर पर क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री है, जो राज्य हित में जो फैसला उचित रहा, उन्होंने वो फैसला लिया। इस चुनाव में 2 ज्यादा मुद्दे, नैरेटिव या कहानियां चल रही हैं। एक है राष्ट्रवाद की और एक है जातिवाद की, जिसमें भारत में चुनाव होता ही है ज्यादातर। आपको इस चुनाव में लग रहा है कि राष्ट्रवाद ज्यादा डोमिनेंट नैरेटिव हो रहा है? देखिए, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं जातिवादी राजनीति का पक्षधर मैं कभी नहीं रहा हूं, और मेरा मानना ये हमेशा से रहा है कि आपके सामने विकास वो सबसे बड़ा आपका एजेंडा होना चाहिए। आज की तारीख में बिहार जैसे प्रदेश के लिए खास तौर पर, जहां आप देखेंगे अगर अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मूलभूत जरूरतों का ही अभाव से अभी तक हम लोग जूझ रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग की प्रायोरिटी हमेशा डेवलपमेंट होनी चाहिए। यूपी बिहार के बारे में पढ़िए, कहीं ना कहीं विडंबना हम लोग की रही है, आयरनी रहा है कि कास्ट हमेशा प्रायोरिटी ले लेते हैं और डेवलपमेंट के एजेंडा जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। बट 2014 में पहली बार मैंने इस बात का अनुभव किया, जिस तरीके से जातीयता टूटी है और सब तमाम जात पात धर्म मजहब के लोग एक साथ एकजुट होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस तरीके से 2014 में आए थे, सेम वही सिनारियो मुझे इस बार भी देखने को मिल रहा है। जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सामने आ रहे हैं, और इसमें राष्ट्रवाद की डेफिनेटली मैं मानूंगा एक बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्रवाद से ज्यादा मुझे लगता है राष्ट्र सुरक्षा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जनता के बीच में। अभी भी जब मैं जाता हूं और मैं लोगों से जब उनसे संवाद होता है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनमें वो एक्साइटमेंट दिखता है, उनमें वो उत्साह दिखता है कि पहली बार देश में कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क को उसके घर के भीतर घुसकर उसकी भाषा में जवाब देने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। नहीं तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि देश में बड़े बड़े आतंकी हमले हो जाते थे और हमारी देश की सरकारें खामोश उसमें रहती थी। पर पहली बार ऐसा है कि देश में अगर हमला हुआ, हमने उसका पलटकर हम लोगों ने जवाब दिया, और आतंकवाद को हम लोगों ने सिर्फ वो 2.5-3 जिलों में
सीमित करके रख दिया। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि देश में पिछले 5 साल में ना कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ देश के किसी और भाग में, और जो हमला हुआ उसका भी हम लोगों ने मजबूती से जवाब दिया। जो हमला हुआ उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं, क्योंकि बीजेपी और जो एनडीए है, आप बालाकोट की बात करते हैं, एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, गर्व से करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हुआ उसके बारे में आप ज्यादा बात नहीं करते। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, श्रीलंका में भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, वहां तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, काफी लोगों ने रिजाइन भी किया। यहां पर कुछ ऐसा सुनने को नहीं आ रहा है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस बात का पक्षधर हूं। अगर कहीं पे लैक हुआ है, अगर कहीं पे हम लोग की तरफ से कहीं पे कोई चूक हुई है, उस पर जांच होनी चाहिए। मेरा विश्वास है हमारी जांच एजेंसीज पर कि वो जांच करेंगी, और जो भी इसमें मुझे लगता है दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में पुनः इस तरीके की कोई घटना ना घटे। तो और आप एक युवा लीडर हैं, और इस टाइम यू हैव अ रोल लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स आल्सो। जो आपके सहयोगी हैं बीजेपी, उनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी बात करते हैं डेवलपमेंट की, बट जैसे कि आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो यूजर नेम बीजेपी का है डेवलपमेंट, पर उनका पासवर्ड है हिंदुत्व। मतलब उसी को देखा, स्माइल आ गया। तो ये राम मंदिर की बात जो बीजेपी करती है, जब और कुछ नहीं होता देन यू टॉक राम मंदिर। और फुलवाना के पहले अटेम्प्ट हो गया था कि फिर से राम मंदिर का मुद्दा जो 4 साल तक नहीं उठाया, अब एंड में जल्दी से उठाएं ताकि लोग भावुक हों और वोट करें। इस तरह की राजनीति से आप कैसे सह सकते हैं? देखिए, जैसे आपने प्रश्न की शुरुआत की कि मैं युवा हूं, मेरे लिए मेरी अपनी और चिंताएं हैं, मेरी अपने और कंसर्न्स हैं, मेरे अपने और इश्यूज हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे डेवलपमेंट ही आता है। और इस बात को मैंने कुछ समय पहले बहुत प्रमुखता से बोला भी था, जब विभिन्न और मुद्दे हावी हो रहे थे। पीछे जब विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव जिस वक्त हो रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि हम लोग का एजेंडा विकास होना चाहिए। खासतौर पर मेरे जैसा युवा ये बातें सुनना चाहता है कि अगर सरकार आती है तो आने वाले 5 साल में उसके भविष्य में क्या चीजें और बेहतर हो सकती हैं। हैविंग सेड दैट, भारतीय जनता पार्टी अपने में एक बड़ा राजनीतिक दल है, इनके अपने इश्यूज हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का इन्होंने मुद्दा डाला, विभिन्न और मुद्दे इन्होंने डाले, उनका भी मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। पर मुझे लगता है कि जब चुनाव आते हैं, आप बाकी तमाम मुद्दों के साथ साथ विकास का जो हम लोग का जो एजेंडा है वो प्रायोरिटी पे हमेशा होना चाहिए। और ये कंसर्न मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको एड्रेस करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी के अगर आप भाषण सुने तो पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या क्या किया, इस बात का भी वो प्रमुखता से जिक्र करते हैं। और आने वाले समय में हमारी एनडीए की सरकार की क्या रणनीति होंगी, हम लोग किस सोच के साथ 2019 में सरकार बनाने जा रहे हैं, उन बातों का भी हम लोग जिक्र करते हैं। तो मुझे लगता है कि वेल बैलेंस्ड है। हाँ, सिर्फ एक ही एजेंडा नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि हम लोग तमाम इश्यूज को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जनता तक भी ये बात जा रही है। क्योंकि आपसे पहले हमारा एक और सेशन हुआ था जिसमें जेडीयू के प्रवक्ता थे अजय आलोक जी, आई थिंक वो चले गए हैं। तो इन द मिडल ऑफ द डिस्कोर्स उन्होंने कांग्रेस के पास गए और बोला आप जय श्री राम बोलिए। अब दिस ऑन डिमांड जय श्री राम, ट्राइंग टू प्रूव योर क्रेडेंशियल्स, ऑन डिमांड नेशनलिज्म का टेस्ट, इस तरह का डायलॉग आपको लगता है कि चुनाव इस चीजों पर लड़ना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत हूं। हमारी पार्टी में ऐसा मैंने नहीं देखा किसी नेता को कि हम लोग ऐसी बातें कहलवाएं। पर जैसा मैंने कहा कि हर राजनीतिक दल, उनके एजेंडेज अलग होते हैं, उनकी नीतियां अलग होती हैं, उनकी पॉलिसीज अलग होती हैं, और जिसको जो सूट करता है उसी के आधार पर वो अपनी बातों को रखता है। आंसर्ड वेरी वेल चिराग, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। आपको हाल में प्रधानमंत्री जी ने भी सिंगल्ड यू आउट फॉर सम प्रेज, आई रिमेंबर। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, उस मीटिंग के बारे में व्हेन यू मेट प्राइम मिनिस्टर? आई थिंक इट वाज अ मीटिंग बिटवीन यू एंड हिम वेयर ही प्रेज्ड यू। जी, उन्होंने यही जिस तरीके से मैं अपनी बातों को रखता हूं, एक्चुअली उन्होंने मेरे पिताजी को, मैं था और पापा थे साथ में, और उनको उन्होंने बात कही थी कि युवा नेताओं में उन्होंने बहुत प्रमुखता से इस बात को कहा था कि मैंने चिराग के भाषण सुने हैं और इसके इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, और जितने सजे हुए तरीके से ये अपनी बातों को रखता है, छोटे में बट प्रमुखता से अपनी बातों को रखना, तो इसको लेकर उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, बट बता मेरे पिताजी को रहे थे कि चिराग आज की तारीख में युवा पीढ़ी में उन कम युवा नेताओं में से हैं जो प्रमुखता से और बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। सो कमिंग इट फ्रॉम हिम वाज अ बिग थिंग एक्चुअली। नो, एंड दैट्स समथिंग दैट आई थिंक हमने सबने देखा है आज कि आपने बिल्कुल हर सवाल का जवाब बहुत सही तरीके से दिया है। और चला, एक बात मुझे
बात करनी है कि इस जो चुनाव चल रहा है ये काफी अनोखा चुनाव है, क्योंकि इस समय एक तरफ है नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ है काफी युवा लीडर्स जो फर्स्ट टाइम अपनी पार्टी का कंट्रोल में आए हैं। अखिलेश यादव का फर्स्ट चुनाव है एज पार्टी प्रेसिडेंट, राहुल गांधी का फर्स्ट चुनाव है, तेजस्वी इज लीडिंग इट फ्रॉम हियर, ओमर अब्दुल्ला फ्रॉम देयर, अरविंद केजरीवाल इज ऑल्सो यंग। ऑल दीज यंग लीडर्स आर कंपीटिंग अगेंस्ट अ 60-something-year-old प्राइम मिनिस्टर। तो फिर भी जो यूथ वोट है वो आपको लगता है किसके पास जाएगा, ये यंग लीडर्स के पास या जो प्रधानमंत्री की ज्यादा पॉलिसीज हैं, और क्यों? देखिए, मुझे लगता है आप अपनी सोच से आप यंग होते हैं। आई फाइंड माई फादर वेरी यंग। अगर मैं उनकी सोच को अगर मैं देखूं, उम्र के इस दौर पर भी जिस तरीके से उन्होंने नई टेक्नोलॉजी सीखी, ट्विटर वो खुद हैंडल करते हैं, फेसबुक वो खुद ऑपरेट करते हैं, तो मुझे लगता है आप अपनी सोच से आप यंग होते हैं। और मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी की आज की तारीख में जो सोच है, या 2014 में जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को अपनी तरफ आकृष्ट किया, मैं भी उन युवाओं में से एक था। 2014 में हम लोग डिफरेंट अलायंस में थे, बट मैंने संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते हमारा संसदीय बोर्ड भी ये चाहता था कि हम लोग पीएम साहब के साथ जाएं, और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं हमारे तब के प्रधानमंत्री पद के दावेदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं जाना चाहता था, उस अलायंस का हिस्सा बनना चाहता था। कारण सिर्फ यही था कि वो हमारी सोच के साथ, मैं अपनी सोच के साथ उनकी सोच को मैं मिलाकर देख सकता था। जिस तरीके से वो युवाओं के इश्यूज को एड्रेस करते थे और करते हैं अभी भी, या जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, तो मेरे जैसे कई युवा उनकी सोच के साथ प्रभावित हुए। और मुझे लगता है कि 2019 में भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां वैसी ही हैं। उनकी उस सोच के साथ मुझे लगता है आज की भी तारीख में अधिकांश युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, इज जस्ट आई डोंट थिंक कि वो कोई फैक्टर है